शत्रु कौन? चित्रपट त्रयी। आज हम कहते नहीं थकते हैं कि व्यवस्था और कानून में आश्चर्यजनक रूप से शिथिलाचार सन्निविष्ट हो गया है। नैतिकता, धार्मिकता तथा न्यायशीलता से अविच्छिन्न आचरण के महत्वपूर्ण निर्देशन, मैत्री तथा सद्भावपूर्ण हृदयस्पर्शी वचन और परंपरागत युक्ति युक्त अनुशासन बह जाने से पृथ्वी ग्रह के अंतर्गत सारा का सारा वातावरण उत्तरोत्तर अत्यधिक भय परिपूर्ण बनकर सर्वव्यापक विषाद का मनोवेदनामय ऐसा घर बन गया है कि मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक असुरक्षित इन क्षणों में कुछ भी मूल्य नहीं रह गया है। सचमुच ऐसा है भी। हम जिस भावी महाविनाश के बीज अकथ्य विपत्तियों और असह्य दुख कष्टों के दौर से आज गुजर रहे हैं, इस प्रकार के कथन वचन, थोथी धारणाएं और खाली कल्पनाएं कह अस्वीकृत करते हुए बच निकलने का प्रयास समय की घातक परिस्थितियों के संबंध में अपनी अत्यल्प समझ बूझ का लेखा जोखा देने से अधिक कुछ नहीं। इस तथ्य को झुटलाने का प्रयास अधिक बुद्धिमानी का परिचय देना नहीं है कि कुशिक्षा के सुविस्तृत प्रचार प्रसार और आत्मज्ञान विहीन दरिद्रता के कारण हमने प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे की संभावना से अनजाने ही छुटकारा नहीं पा लिया है। धीरे धीरे पारिवारिक स्नेह, गृहस्थ प्रेम, पूज्य जनों के प्रति आदर की भावनाओं का वस्त्र भी दुशासन के हाथों में पड़ तेजी से खिंचकर शरीर पर से क्षण प्रतिक्षण उतर दूर खिसकता जा रहा है। और संघर्षों से विदीर्ण आधुनिक सभ्यता मनुष्य के हाथ से छूटकर हवा में नीचे गिरते हुए संज्ञाहीन पत्थर के समान अपरिहार्य रूप से मानवता के हाथों में से निकलकर निरंतर पतन की ओर अग्रसर हो रही है। यही नहीं, वे सारे लक्षण जो सभ्यताओं के पतन के सूचक हैं, आधुनिक सभ्यता में पूरी तरह घट रहे दिखाई देते हैं। उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है कि ऑगस्टाइन के शब्दों में जिसके पतन पर संपूर्ण संसार आर्तनाद कर उठा था और सेंट जेरोमी ने जिसके पतन को मानव जाति का सर्वनाश बतलाया था, उस रोमन साम्राज्य की रुग्णता का कारण बर्बर जातियों का आक्रमण कम, उसका परिणाम अधिक था। श्री स्टैनले कैसन प्रोग्रेस एंड कैटास्ट्रॉफ में लिखते हैं, उस समय जीवन के मानदंडों का ह्रास हो गया था। साइडोनियस के पत्रों से हमें पता चलता है कि लोगों के विचार विनिमय पर प्रतिबंध था। राजनीतिक हत्याओं को दुर्घटना कहकर टाल दिया जाता था। उच्चाधिकारियों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था और यहूदियों को उत्पीड़ित किया जाता था। श्री कैसन के इस वचन में यदि यहूदियों के स्थान पर विरोधियों शब्द रख दिया जाए
तो आधुनिक सभ्यता रोमन सभ्यता से तुलना में कम नहीं उतरेगी। इनके अतिरिक्त सारे संसार का अस्त्र शस्त्रों के आधिक्य से रोमांचित हो उठना, समूहों, प्रांतों और राष्ट्रों की स्वार्थपरता, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में पड़ी दरार, सहिष्णुता का लोभ और भौतिकता के प्रति संपूर्णतः संक्रमण प्रभृति अधोगामी सभ्यता के स्वतः सिद्ध लक्षण भी बुद्धि के पट खोलकर हम इस वर्तमान सभ्यता में घट रहे देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसार को दुष्ट, उत्पीड़क और असभ्य बनाने वाले उत्तरदायी कारणों को जान समझकर उनके विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन छेड़ने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन आवश्यकता से अधिक सब प्रकार से पूर्ण रूप से भौतिक साधनों तथा भोजन, वस्त्र, मकान की प्रचुरता से उपलब्ध सुख सुविधा और आवश्यकता से अधिक सब प्रकार से पूर्ण रूप से भौतिक साधनों तथा भोजन, वस्त्र, मकान की दरिद्रता से उपलब्ध दुख कष्ट, दोनों ही अवस्थाओं में मन की अस्त व्यस्तता और भीरुता के कारण निर्भय साहस प्रदर्शन की चेतना क्षीण पड़ जाने से इस प्रकार की इच्छाओं की विशेषता दमन में निहित मान ली जाती है। इस पर भी जिज्ञासा की भावना रह रहकर उत्पन्न होती ही रहती है। हम यह पूछे बिना कदापि नहीं रह सकते कि सर्वश्रेष्ठ उत्तमोत्तम आदर्शों और नैतिक आचार संहिताओं के अपने पास होने पर भी मनुष्य विस्फोटक वासनाओं, लालसाओं के चंगुल में अदम्य रूप से फंसकर पृथ्वी ग्रह पर भार क्यों बन गया है। यद्यपि समस्या का समाधान सरल नहीं है, तथापि सत्वर उखाड़ फेंक देने के योग्य स्वभाव में मजबूती से बद्धमूल विघटनकारी प्रवृत्तियों, अहम मान्यता, स्वार्थपरता और अविवेकशील पार्थिव बुद्धिमत्ता के वशीभूत होकर नैतिकता, धार्मिकता व परंपरागत मान्यता से जोरदार शब्दों में निषिद्ध जिन क्रियाकलापों को मनुष्य अपने व्यवहार में ला रहा है और इसके लिए विद्वान विचारक अटूट विश्वास के साथ नैतिक, धार्मिक और वैधानिक सिद्धांतों को गंभीरता से ग्रहण करने की मनोवृत्ति के अभाव से पूर्ण जिस विकृत वातावरण को उत्तरदायी ठहराते हैं, उस वातावरण को स्थायित्व प्रदान करने वाले हॉलीवुड के अनुकरणकर्ता अन्य चलचित्र जगत और इनसे भी बढ़कर ब्लू चलचित्र जगत के संबंध में अपनी विचारणा से उद्भूत कुछ व्यवस्थित, निर्भ्रांत और स्पष्ट वचन मनुष्यों की दृष्टि में लाने का मेरा विचार है। इन हॉलीवुड अनुकरणकर्ता अन्य चलचित्र जगत तथा ब्लू चलचित्र जगत के परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध की संक्षिप्त रूपरेखा का प्रारंभ में ही निरूपण कर देना ठीक रहेगा। इस प्रकार हमारे जीवन में मीठे विषयों को घोलने वाले प्रच्छन्न शत्रु के हमारे सामने प्रकट होते देर नहीं लगेगी। नैतिक मूल्यों के ह्रास में मनुष्य जाति का सत्य विकास निहित मानने की उग्र असंस्कृत लालसा के तूफान का ज्वार मानव समुद्र में सर्वप्रथम सन 1930 के आसपास यूरोप और अमेरिका दोनों से उठा था। लेकिन अमेरिका में यौन विकृतियों और अपराध वृत्ति के चतुर प्रचारक हॉलीवुड की स्थापना से
नैतिक मूल्यों के ह्रास में मनुष्य जाति के सत्य विकास को निहित मानने की उग्र असंस्कृत लालसा को सर्वाधिक बढ़ चढ़कर सहयोग मिला, क्योंकि परिपक्व, अर्धपरिपक्व और अपरिपक्व मस्तिष्कों के फ्रायडवाद से प्रथम ही प्रभावित होने के कारण तथा काम वासना लंपटता से स्नात कुत्सित मनोवृत्तियों को चलचित्रों के द्वारा तीव्रता और प्रभावशाली ढंग से उभारने की कला में इसके स्वयंअपि अत्यंत निपुण होने के कारण हॉलीवुड सबके आकर्षण का केंद्र बनकर शीघ्रमेव अमेरिकी बंधुओं में लोकप्रिय हो गया था। अपने देश में अपार सफलता से प्रोत्साहित होकर भौतिक मूल्यों के प्रस्तोता हॉलीवुड ने पृथ्वी ग्रह के आकर्षण का केंद्र बनने के लिए अपने चित्रों के प्रदर्शन का क्षेत्र विस्तृत करना प्रारंभ कर दिया और संसार के सब भागों में सहस्रों की संख्या में चलचित्र गृहों के माध्यम से अविलंब बहिष्कार के योग्य हॉलीवुड का अमेरिका की विश्व को एक खोजपूर्ण देन के रूप में निर्विरोध रात दिन प्रचार प्रसार होने लगा। इस देन का सब देशों में दिल खोलकर करतल ध्वनि से स्वागत ही नहीं हुआ, हॉलीवुड एक ऐसा मापक मानक भी बन गया जिसके स्तर को प्राप्त करने के लिए अनुकरण की एक होड़ सी लग गई। सत्ता के हस्तांतरण के पश्चात एक नए मुल्ला के उत्साह और जोश के समान आदर्श चरित्रों से सदा प्राणवान रहे भारत के फिल्म निर्माताओं ने भी इस दिशा में कम उत्साह और जोश प्रकट नहीं किया। इनको प्रोत्साहन मिला जनता से। अटकते रहने पर भी धैर्य के साथ प्रयत्नपूर्वक आगे बढ़ते हुए कई शताब्दियों के घोर परिश्रम से उपार्जित आचार विचार की संज्ञा से पूर्ण सब स्वतंत्रताओं के संगम दैवी स्वराज्य की आराधना की भावना को ठुकराकर उसने भी आचार विचार की संज्ञा से हीन सब स्वच्छंदताओं के संगम आसुरी पर राज्य की आराधना की भावना को अपना सर्वस्व मान लिया। परिणाम स्वरूप आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट साधक तथा संसार का पथ निर्देशक यह देश अपनी चरित्रहीनता का परिचय हिंसा और काम वासना भड़काने वाले चलचित्रों के बाहर टंगी हाउसफुल की पट्टियों से देने लगा। श्री जैनेन्द्र लिखते हैं, फिल्म का क्षेत्र है ही प्रदर्शन का। अंग्रेजी में शब्द चलता है शो बिजनेस। उस बिजनेस में समाज के प्रति किसी दायित्व का भाव होना आवश्यक नहीं माना जाता। इस तरह से फिल्म का माध्यम जिसमें जबरदस्त क्षमता और संभावना है, लोकमानस को संस्कारिता देने की अपेक्षा विकारी बनाने में अधिक काम आने लगता है। ऐसा ही हुआ भी। हाँ, हॉलीवुड के स्तर को प्राप्त करने के रास्ते में सौभाग्यवश एक अवरोध के होने से भारतीय चलचित्र जगत हॉलीवुड का पूर्ण रूपेण अनुकरण करने में सफल नहीं हो पाया। यह अवरोध था समाज के क्रियाकलापों की भलाई बुराई को अपने स्वस्थ, अनुभूतिशील और निर्भीक मनन चिंतन से सर्वविदित करने के प्रति सदैव जागरूक प्रबुद्ध वर्ग। लेकिन उनके विरोध करते रहने के बावजूद नायक नायिका को अकस्मात सघन वृक्ष के विशाल तने की ओट में कर
पर्वत शिखरों के शिलाखंडों की आड़ में भेजकर, लहलहाती हरी भरी खेतियों की ढक लेने वाली गोद में बिठलाकर अथवा सुसज्जित शयन कक्ष में पहुंचाकर अर्धविकसित कलियों पर बार बार भौरों को बनावटी ढंग से बिठाते हुए, दो विकसित पुष्पों को विद्युत चालित पंखों से एक दूसरे की ओर झुकाकर बार बार एकदम सटाते हुए, बादलों के घेरे में दिखलाकर कागजी चांद को छिपाते दिखाते हुए, स्विच ऑफ करवाकर शयन कक्ष में अंधेरा दिखलाते हुए और प्रतिक्रिया स्वरूप दर्शकों में उत्सुक खलबली व हो हल्ले के साथ सब कुछ की मन में कल्पना कर लेने को बढ़ावा दे, कोरे कागजों पर वह सब कुछ जो लिखने योग्य नहीं था, लिखने का प्रयास करने में कोई कोर कसर शेष नहीं रखी गई। अपराध वृत्ति को उभारने वाली घटनाओं के प्रदर्शन पर तो कोई अंकुश था ही नहीं। काम वासना को उभारने वाली घटनाओं का प्रदर्शन प्रकारांतर से किया जाने लगा। श्री कन्हैयालाल मुंशी ने भारतीय पत्रिका के अंतर्गत एक स्थान पर लिखा भी था कि फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य होने के नाते मेरी पत्नी वर्षों तक दुष्प्रभावों से संघर्ष करती रहीं, लेकिन उनको बहुत कम सफलता प्राप्त हुई। इस पर भी काम वासना को उभारने वाली घटनाओं के निरंकुश प्रदर्शन के लिए भी सुविधापूर्ण अवसर का अभाव फिल्म निर्माताओं को संतोषप्रद नहीं लग रहा था। ऐसे नकलची भारतीय चलचित्र जगत को उसे पूर्ण रूपेण हॉलीवुड बनने के लिए सुविधापूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास खोसला समिति ने चारवाकों की तरह उदार बनकर चुंबन और नग्नता के प्रति ढील देने वाले सुझाव प्रस्तुत करते हुए किया। प्रथम ही वृद्धि को प्राप्त कामलोलुपता और अपराध लंपटता के कारण उत्पन्न विनाशकारी कष्टों के प्रति अन्य मनस्क रहकर नैतिकता की भावना के प्रति घातक अश्रद्धा प्रदर्शित कर और विरोधी होने पर विरोधियों के आगे पीछे निसंकोच धारा प्रवाह की तरह प्रयोग करने को रूढ़िवादी, अनज्ञ, पुरातनपंथी प्रभृति विशेषण शब्दकोश में से खोजबीन रटकर चुंबन और नग्नता की अनिवार्यता पर बल इसलिए दिया गया कि इस प्रकार अनावृत सौंदर्य के माध्यम से मानव सौंदर्य की अछूती आंतरिक ऊंचाइयों का प्रस्तुतिकरण संभव हो जाएगा। मानो सबके सब फिल्म निर्माता दूध से धुले होने के कारण विशेषाधिकारों का सदुपयोग ही करेंगे, दुरुपयोग कदापि नहीं। समाज के कष्टों के प्रति गहरी तड़प विरोधी प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट हुई। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों में मस्तिष्क को झकझोरने वाली युक्तियों और मन को छू लेने वाले तर्कों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन किसी का ध्यान सेंसर की कैंची से अविलंब कटने योग्य चलचित्रों के अंगुली पकड़कर हाथ पांव सारा शरीर पकड़ने की शनै शनै बढ़ चढ़ कर काम वासना और लंपटता दिखलाने की उत्सुकता के सूचक उन आपत्तिजनक दृश्यों की ओर नहीं गया जो पहले से ही चलचित्रों में वर्तमान थे। इस असावधानी का ही यह परिणाम निकल रहा है कि यू और ए उभय विध सर्टिफिकेट्स उपलब्ध चलचित्रों का अपवाद को छोड़कर निरंतर अवमूल्यन हो रहा है। वे गूढ़ प्रश्नों के समाधान, सद्गुणों पर वैज्ञानिक अध्ययन, स्वस्थ लाभदायक सुरुचिपूर्ण उच्च स्तरीय मनोरंजन, सत्यम शिवम सुंदरम पर अनुसंधान और वसुधैव कुटुंबकम की आवश्यकता प्रभृति गुणों के प्रस्तोता नहीं रह गए हैं। एकमात्र काम वासना और लंपटता को नई नई उत्तेजक प्रणालियों से दर्शकों की दृष्टि में लाने का उपकरण बन गए हैं।
वे सदियों के एकांगी भौतिक प्रशिक्षण से उत्पन्न संवेदन शून्य अव्यावहारिक आत्मा की दृष्टि से एकदम गंवारू, मित्रता और साहचर्य के विरोधी, घृणा और वैमनस्य के उत्पादक व आसुरी शक्तियों से बिना सोचे विचारे प्रभावित वातावरण को दूर करने में असफल और ऐसे वातावरण को अपना राष्ट्रीय हितों के प्रति उत्तरदायित्व से वंचित, सुनिश्चित रूप से अशोभनीय विचारों की आशा के बिल्कुल प्रतिकूल सुखद सहयोग प्रदान कर चिरस्थायी रखने में सफल सिद्ध हुए हैं। यही कारण है कि असंतोषजनक मृग मरीचिका को हमारी प्रकृति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया है और जीवन स्तर को मर्यादा में रखने की आध्यात्मिक बात हमारे लिए दार्शनिकों की कपोल कल्पना बनती जा रही है। इतना ही नहीं, महान आत्माओं, ऋषियों, ब्राह्मणों से उत्तराधिकार में प्राप्त आध्यात्मिक घर भारतवर्ष सड़कों पर भटकते हुए, उद्यानों में चहलकदमी करते हुए, क्लबों, रेस्टोरेंटों की नृत्य भूमि पर थिरकते हुए, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंदर बाहर संदेहास्पद गतिविधियों से परस्पर घुलते मिलते हुए, बड़े बड़े फ्रेमों के रंगीन चश्मों, बेल बॉटम पैरेलल पैंटों और लंबे बिखरे बालों वाले नवयुवक नवयुवतियों के मंत्रोच्चार और अग्नि की साक्षी के अभाव में संपन्न हो रहे भर्त्सना के उपयुक्त अवैधानिक, अपवित्र और अनियमित गठबंधनों से दिन प्रतिदिन दूषित हो भौतिक बनकर अन्य समस्त देशों के समान अपने निवासियों को भी एक लंबी छलांग में विकास के समीप पहुंचा देने का प्रलोभन देते हुए उन्हें वस्तुतः विनाश की गोद में धकेल देने के लिए सचेष्ट हैं। संभवतः बात यहां तक आगे न बढ़ती यदि फिसलन पर नीचे आने को उत्सुक, स्वाभाविक परंतु असह्य मनोवृत्ति की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा नैतिक मूल्यों के ह्रास के अंतर्गत मानव जाति के सत्य विकास को निहित मानने का उग्र असंस्कृत आंदोलन पशुतुल्य जीवन श्रेयस्कर समझने की भूल के कारण बर्ट्रैंड रसल जैसे चिंतनशील लेखकों की समग्र प्रतिभा एवं ओजस्वी शब्दावली से पुष्ट होकर पाशविक काम लोलुपता के धरातल पर उतरता हुआ अपने सबल चतुर समर्थक पश्चिम में काम वासना और अधिक उभारने उकसाने के लिए अश्लील मुद्राओं के चलते बोलते चित्रों के प्रस्तोता ब्लू चलचित्र जगत की स्थापना न करता। पूज्यवर विचारक द्वय मनु और व्यास का संवेद स्वर से एक शिक्षाप्रद उपयोगी वचन है। न जातु काम है काम नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में वह भूय एवाभिवर्धते। इच्छाएं इच्छित वस्तुओं के उपभोग से कभी शांत नहीं होती। इसके विपरीत वे ईंधन पड़ने के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त अग्नि के समान उत्तरोत्तर बढ़ती रहती हैं। ब्लू चलचित्र इस उपयोगी वचन के ही मूर्त उदाहरण हैं, जिनका अन्य सब देशों के साथ साथ ऐश्वर्यवान, सुख सुविधा संपन्न आधुनिकतम देश इस भारत में भी बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है। एक पत्रिका के अनुसार ऐसी अधिकांश फिल्में डेनमार्क से आती हैं क्योंकि वहां इनके निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में ये फिल्में नेपाल, हांगकांग, दुबई, स्वीडन तथा फ्रांस के माध्यम से तस्करों द्वारा लाई जाती हैं। यह ठीक है कि अभी इनका प्रचलन प्रदर्शन न्यूडिज्म के पुजारी एक वर्ग विशेष तक ही सीमित है, परंतु रक्षकों की इस ओर से उदासीनता इन पुजारियों को भक्तों की संख्या में वृद्धि करने का अवसर देकर
इनके प्रचलन प्रदर्शन को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, नैतिक, धार्मिक व वैधानिक मूल्यों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास और अनास्था किंचित अवशिष्ट सीमा का अतिक्रमण करने में देर नहीं लगाएगी। उपर्युक्त विवेचन से यह निर्विवाद सिद्ध है कि चित्रपट के क्षेत्र में अर्थ लाभ पर दृष्टि केंद्रित रखने वाले सस्ती अभिरुचि के साहसिक जनों का पदार्पण बहुसंख्या में हो जाने से चित्रपट त्रयी ने अपनी जबरदस्त क्षमता और सरसता का अतीत की समस्त सर्वोत्तम नैतिक उपलब्धियों को ध्वस्त करने की जोरदार तैयारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान कर काम की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति को सब राष्ट्रों में मस्तिष्क और हृदय के नियंत्रण से मुक्त बनाए रखने में विध्वंसकारी सफलता अर्जित करने का सारहीन श्रेय प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में बहुचर्चित अश्लील साहित्य को अपराध मुक्त रखने की यद्यपि मेरी मनोभावना नहीं है, तथापि कथ्य कथ्य ही है और दृश्य दृश्य ही। श्री जैनेन्द्र के शब्दों में वह इसलिए कि कथ्य उतना सीधा सुलभ नहीं होता जितना वही दृश्य बनकर आदमी को छू जाता है। इसलिए पुस्तक तात्कालिक प्रभाव के पक्ष में चित्रकथा से हार जाती है। कच्ची वय के लड़के लड़कियां या उस मानसिक स्तर के अन्य स्त्री पुरुष चित्रपट से सीखते तथा संकेत लेते हैं और उनका जीवन कई प्रकार से उस दिशा में ही ढलने लगता है। अतः शारीरिक और नैतिक प्रतिबंधों को अत्यंत संदिग्ध वस्तु बतलाते हुए यौन विकृतियों और अपराध वृत्ति के प्रति झुकाव को अधिकाधिक प्रचार प्रसार के बल पर सर्वलोकप्रिय बनाने में कथ्य से कहीं अधिक दृश्य को प्रभावशाली मानकर अक्षम्य अपराधी ठहराने का मेरा विचार अयुक्ति संगत नहीं है। हाँ, पश्चिम की नकल पर मानव शरीर के कला का एक उत्तम नमूना होने का अनुचित लाभ उठाते हुए सुखद रोमांचकारी शारीरिक स्पर्श देने के साथ साथ अपनी उत्तेजक, अश्लील और लज्जा विहीन घृणित चेष्टाओं, निरावरण मुद्राओं, कुत्सित भाव भंगिमाओं के प्राय सभी महानगरों में क्लबों, रेस्टोरेंटों के कैबरे फ्लोर पर लोगों की यौन दुर्बलता से खुलकर खेलते प्रदर्शन कर रही सुंदर परंतु कुटिल अप्सराएं और प्रदर्शन करवा रहे साहूकार परंतु चोर व्यवसायी चित्रपट त्रयी के निर्माताओं के समक्ष ही अक्षम्य अपराधी अवश्य हैं, क्योंकि वह क्षेत्र भी प्रदर्शन का है। प्रदर्शन भी ऐसा कि इधर पुरुष दर्शक सहज और सरल उपाय में जीवन की अभिव्यक्ति नारी जाति को अपने सामने नर्तकी के स्तर पर उतार लाने को मान बैठता है, और उधर दर्शक स्त्री भी सहज और सरल उपाय में जीवन की अभिव्यक्ति पुरुष जाति के सामने नर्तकी के स्तर पर उतर आने को मान बैठती है। दोनों की निर्विरोध सहमति जो कुछ कर बैठे अचरज की बात न होने से कम है। इस प्रकार काम वासना और अपराध भावना के अपने संपूर्ण रूप में प्रचलन के तूफान का ज्वार मानव समुद्र के यूरोप और अमेरिका भाग से उठकर संपूर्ण मानव समुद्र को अपने प्रभाव में ले चुका है। अधिक क्या, संतति निरोध के उपायों की सर्वसुलभता और कामोत्तेजक व स्टंट चित्रों की प्रचुरता के कारण आत्मविस्मृत भारत में भी नैतिक और शारीरिक प्रतिबंधों के लोकप्रिय न रहने के तूफान का ज्वार अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि आदर्शवाद के विशेषण से व्यवहृत सोवियत धारणा भी जनसंख्या में आवश्यक वृद्धि को
अत्यंत अनुभव कर विवाह और परिवार के सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा पर विचार करने को बाध्य हुई है, उसमें पवित्रता की गंभीरता को ईमानदारी से वस्तुतः कोई स्थान नहीं है। कम्युनिस्ट समाज के अक्सर उद्धृत और क्लारा जैतकिन को लिखित एक पत्र में लेनिन द्वारा स्वयमेव स्वीकृत इस उपसिद्धांत को प्रमाण पुरस्सर विश्वास के साथ झुटलाना मुश्किल है कि कम्युनिस्ट समाज में यौन वासना की तृप्ति उतना ही सीधा सादा और सामान्य कार्य है जितना कि एक गिलास पानी पी लेना। लेनिन लिखते हैं, इस पानी के गिलास के सिद्धांत ने हमारे युवक युवतियों को बिल्कुल सनकी बना दिया है। यह सिद्धांत कच्ची वय के लड़के लड़कियों के विनाश का कारण बन गया है और जो लोग इसका समर्थन करते हैं वे अपने आप को मार्क्सवादी कहते हैं। पत्र में यौन उच्छृंखलता को बुर्जुआ जगत की वस्तु बतलाते हुए प्रेम में आत्मसंयम को दास्ता का प्रतिरूप न समझने की दुहाई भी दी गई है। लेकिन इस उपदेश के पीछे एकमात्र नए सोवियत नागरिकों के लिए अतीव उत्कंठा ही अधिक सप्राण है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि क्षतिपूर्ति हो जाने पर भी सोवियत शासक एवमेव उत्साह के साथ लेनिन की आकर्षक शब्द योजना को ब्रह्मवाक्य समझते रहेंगे। इन करुणाजनक परिस्थितियों में एक भगवद वचन स्मरण हो उठता है। वह यह है कि द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन दैव आसुर एव च। इस लोक में प्राणियों का स्वभाव बहुधा दैवी और आसुरी किसी एक दिशा में विकसित होता है। इनमें सुनिश्चित रूप से दैवी स्वभाव विकास का और आसुरी स्वभाव विनाश का वर्ण करता है। अब आधुनिक सभ्यता विनाश और विकास के दोराहे के सामने पहुंच रुककर गंभीरता से सोचने विचारने की अपेक्षा हिताहित ज्ञान विहीन बालक के समान आचरण करते हुए मानवता में आस्था को चुनौती दे रही है। अतः आधुनिक सभ्यता के विनाश की ओर कदम उठा लेने की मन की गहराइयों से उद्भूत कल्पना पूर्ववर्ती अनेक राष्ट्रों के उत्थान पतन के तुलनात्मक अध्ययन से पुष्ट विश्वास में परिणत होती हुई ओष्ठों से फूट पड़ती है। अस्तु, भाग्य निर्णायक महत्वपूर्ण घड़ी अभी टल नहीं गई है। नैतिक, धार्मिक व वैधानिक नियमों की खिल्ली न उड़ाते हुए और आत्मघात की अपने हाथों से की गई तैयारी जहाँ की तहाँ रोकते हुए हम मानव समाज को निरंकुश आपाधापी के दम घोटू वातावरण से बाहर निकालकर खुले वातावरण में खड़ा कर सकते हैं। कुपथ पर असावधानी से उठ गया अनुचित कदम आत्मरक्षार्थ सहसा प्रमाद छोड़ चौंक कर वापस ले लेने से बढ़कर बुद्धिमानी का प्रदर्शन अन्य कोई नहीं। यदि हम सचमुच इस संसार के अंतर्गत सकुशल सुखी रहना चाहते हैं तो हम में से हर एक को अपरिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय ईश्वरीय विधि नियमों के उल्लंघन आसुरी दिशा में अपना स्वभाव सहज निष्ठा के साथ अविचलित भाव से विकसित करने की मान्यता के पालन के विरुद्ध यथासंभव शीघ्र प्रस्ताव पारित करते हुए दैवी दिशा को अपना एकमात्र लक्ष्य मनोनीत करना चाहिए। मानव की छीछा लेदर होती रहने के कारण अभूतपूर्व निष्ठुर संकट से व्यापक इन दुर्दिनों में समय रहते पुनर्विचार कर सत्वर चयन के लिए अपने समक्ष उपस्थित दो विकल्पों विनाशशील आसुरी जीवन और विकासशील दैवी जीवन में से मानव समाज किस दिशा को अपना लक्ष्य मनोनीत करता है यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह सुनिश्चित है कि विनाशशील आसुरी जीवन के
वर्ण की अवस्था में आधुनिक सभ्यता विनाश के कारणों की ओर स्वयं आप अनजान में नहीं जानबूझकर बढ़ेगी, क्योंकि गल सड़ गई किसी सभ्यता के पतन की पूर्व सूचना देकर उनके कारणों की ओर संकेत करने वाले तत्कालीन विद्वान विचारकों के समान आज भी गुट निरपेक्ष अवैतनिक शुभेच्छु मननशील व विद्वान विचारक निरंतर अवहेलित अपना उद्बोधन प्रतिकूल कोलाहल पूर्ण वातावरण में भी जन जन तक पहुंचाने के लिए अविराम गति से परिश्रमरत हैं।